तो फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ के रखा हुआ है व्हाट इज पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन जनरली तो नहीं पूछते थे वो प्रॉफ में, लेकिन अभी बढ़ते केस ऑफ अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को देखते हुए तुम हमेशा ही किसी भी सर्जिकल इमरजेंसी या फिर मेडिकल इमरजेंसी में तुम देख पाओगे अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में पैनक्रियाटिक सिक्रेशन के कंस्टिट्यूएंट को जानना इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे ये पेपर को देख करके मुझे थोड़े से होप्स मेरे को अच्छे जागे हुए दिखाई दे रहे हैं वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी से, कि वो एक्चुअली एनएमसी के नॉर्म्स को बहुत अच्छे से मतलब रिलीजियसली उन्होंने फॉलो करा है। तो उसका सेकंड पार्ट है कि रोल ऑफ एंटरिक हार्मोन्स क्या है पैनक्रियाटिक सिक्रेशन के लिए, और फिर वाई अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कैन बी इज एन इमरजेंसी कंडीशन, और ये अगर वो ट्रीट नहीं किया गया तो वो फेटल भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। तो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन में ये बस इतना बताना चाह रहा है कि इसके अंदर दो सिक्रेशन होते हैं, एक होता है एक एंजाइम का और एक होता है बाइकार्बोनेट का। तो कभी भी पैनक्रियाटिक सिक्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ऑफ कोर्स न्यूरल और हार्मोनल फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली दो मेन ग्रुप में उसके कंस्टिट्यूएंट्स को तुम निकाल सकते हो। पहला होगा एंजाइम्स और दूसरा होगा बाइकार्बोनेट। एंजाइम्स की अगर बात करें तो एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, वो पता ही है हमें क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं हमें ये चेक करना है। तो ये पहला आएगा अमाइलेज, दूसरा आएगा लाइपेज और होगा तीसरा प्रोटीएसेस। कभी भी अगर पेन एब्डोमेन का एक ऐसा पेशेंट आया तुम्हारी इमरजेंसी में जो कि कभी भी रिजॉल्व हो ही नहीं रहा, तुमने ट्रामाडोल दे दिया, तुमने पेन किलर डायनापर वगैरह दे दिया, मतलब डाइक्लोफेनाक दे दिया, पीसीएम का भी बोतल चुला दिया, फिर भी उसका पेन किसी भी हाल में रिजॉल्व हो ही नहीं रहा, तो फिर तुम उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजोगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा अब सीरम अमाइलेज का और सीरम लाइपेज का। तुम देखोगे कि यू विल फाइंड दिस कि सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज उसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मेनी फोल्ड टाइम्स में इंक्रीज है। अगर सीरम अमाइलेज और लाइपेज इंक्रीज रहता है तो फिर हम लोग उसे सर्जिकल डोमेन में भेज देते हैं, एक सर्जन को रेफर कर देते हैं, और वो फिर अब मेडिकली मैनेज नहीं हो पाता। डिपेंड करता है कि मतलब मेडिकली भी तुम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे करके कुछ टाइम के लिए मैनेज कर सकते हो। मैं मैनेजमेंट वाले चीज़ों पे आ रहा हूँ। तो देखते हैं अमाइलेज के बारे में क्या बोल रहा है। कि अमाइलेज तो हमें मालूम है कि क्या है ये। अमाइलेज एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। स्टार्च डाइजेस्ट करता है ये, और मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लाइक स्टार्च को सिंपलर शुगर में वो तोड़ देता है, जैसे कि ग्लूकोज माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज। फिर एक आते हैं हम लोग लाइपेज के बारे में। तो लाइपेज नाम ही बता रहा है कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा ये, और ये भी ब्रेक करता है किसको, ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करता है। उसका मेन फंक्शन होता है डाइट में फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को निकाल देना। फिर फाइनली हम लोग देखते हैं प्रोटीएस को। प्रोटीएस भी ये सिक्रीट कर रहा होता है प्रोटीज, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे, और वो सिंपलर पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में ये तोड़ेंगे। फिर दूसरा होता है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स जो हमें मालूम है कि वो एसिडिक काइम को वो न्यूट्रलाइज करने में काम, उसका क्रूशियल रोल होता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम को। और फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में मिक्सचर जो होता है एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि जो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आया ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसा है स्टमक से, उसको उसके जो एसिडिक कंटेंट होता है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है। The neutralization creates an alkaline environment in the small intestine, which is optimal for the activity of the pancreatic enzymes. एंट्रिक हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं जो कि मतलब पैनक्रियाटिक सिक्रेशन पे अपना रोल दिखाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, दो प्राइमरी एंट्रिक हार्मोन होते हैं, जिसका नाम है पहला तो कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में मतलब नाम से पता चल रहा है कि कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्ट मतलब होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में काइनिन मतलब गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से अगर कोई हार्मोन निकल रहा है तो दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स एंड प्रोटीन्स in the small intestine and attacks the pancreas to trigger the release of the enzymes primary lipases to effectively digest fats and proteins। बेसिकली वही सेम चीज़ है कि मतलब बेसिकली लाइपेज का एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि फैट्स और प्रोटीन्स भी थोड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। सिक्रेटिन की अगर बात करोगे, सिक्रेटिन सिक्रेटिन तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी है, हमें मालूम ही है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन था, और इट इज स्टिमुलेटेड बाय द एसिड काइम। अगर एसिडिक काइम अगर दिखाई देता है तो सिक्रेटिन बॉडी और ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। इट सिग्नल्स द पैनक्रियास टू सिक्रेट द बाइकार्बोनेट, न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी एंड क्रिएटिंग द ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। अब हम लोग दूसरे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि क्लिनिकल कोरिलेशन है अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस, आइटिस का मतलब अगर कहीं भी वर्ड मिलता है तुम्हें तो ऑफकोर्स तुम्हें मालूम है कि वो इट इज रिलेटिंग टू इन्फ्लेमेशन।
तो अगर अक्यूट पैनक्रेटाइटिस कहीं पे हो रहा है तो वो पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ रहा है और एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। कंजंक्टिवाइटिस अगर अगर हुआ किसी पेशेंट को तो वो तो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है ना, लेकिन पैनक्रेटाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। और ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल इनटेक के साथ या फिर एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन के साथ अक्यूट पैनक्रेटाइटिस रिलेटेड तो है, लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन इसका अक्यूट अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होता। मोस्ट कॉमन रीजन होता है इसका गॉलस्टोन्स। प्लीज इस चीज़ को नोट डाउन करना कि गॉलस्टोन की वजह से पैनक्रेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अल्कोहल कंजम्पशन सेकेंडरी रीजन है, सेकेंडरी मतलब दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन हो सकता है। इट इज़ अ सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट कैन लीड टू द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अक्यूट पैनक्रेटाइटिस के? ऑफ कोर्स ये देखो, अगर पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज में अगर पेन है तो वो पेशेंट को के कहाँ पे कौन सी क्वाड्रेंट पे पेन होगा? एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा होगा, ठीक है, और ये रेडिएट करेगा बैक साइड में, ठीक है, इसके पीठ की तरफ जा रहा होगा और ये रेडिएशन उसका बैक साइड में होगा। अगर मैं अपेंडिसाइटिस का अगर पेन बोलूँ तो अगर अपेंडिसाइटिस का यहाँ पे राइट इलियक फोसा की तरफ से पेन शुरू होता है और थोड़ा सा और ही नीचे की तरफ ही रेडिएट कर रहा होता है पेन। तो बेसिकली अगर हार्ट अटैक का पेन होगा तो एंजाइना का पेन जो होगा वो तुम्हारे आर्म्स की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए कि पेन का रेडिएशन कौन से चीज़ में कहाँ पे पेन रेडिएट करता है, तो तुम एक क्लियर एक ओरिएंटेड हो पाते हो अपने डायग्नोसिस बना पाने के लिए। और इतना पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। नोजिया मतलब नोजिया और वॉमिटिंग में यही फर्क है कि नोजिया मतलब वॉमिटिंग वाली फीलिंग और वॉमिटिंग मतलब एक्चुअल वॉमिटिंग। फिर आता है फीवर हो सकता है पेशेंट को, ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना। इन्फ्लेमेशन अगर होने लगा पैनक्रियास का तो इन्फ्लेमेशन का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे एक डोलर होता है, कैलर होता है, ठीक है, ठीक है। तो कैलर का मतलब क्या होता है? कैलरी मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है, और मतलब फंक्शन मतलब उसके कैरेक्टर्स में बता रहा हूँ, ठीक है। रूबर भी होता है, रूबर मतलब रेडनेस, डोलर मतलब पेन। तो ये सारे मतलब जो इन्फ्लेमेशन का कैरेक्टर है, तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगा, तो यानी कि फीवर भी होगा पेशेंट को जॉन्डिस भी होगा, और जॉन्डिस तो हमें मालूम है कि येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइस, आइस में भी कौन सा पार्ट? क्लेरा। लॉस ऑफ एपेटाइट, वो कुछ खाना नहीं खा पाएगा। खाना क्यों नहीं खा पाएगा? तो वो खाना खाएगा ना, तो फिर वो पैनक्रियास और भी ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाएंगे, तो फिर वो पेन और उसका एक्साजरेट कर जाएगा। तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंट का एपेटाइट एकदम ही कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अक्यूट पैनक्रेटाइटिस, देखो अगर हमने पैनक्रियास को ट्रीट नहीं करा तो फिर क्या होगा, ये एक्चुअल जो चीज़ है समझने वाली, ये ध्यान देना होगा कि कितने कितने लोगों को पेन का सेंसेशन फील नहीं होता, या फिर मतलब वो छोड़ देते हैं, वो सर्जरी नहीं कराते या फिर एकदम ही ध्यान नहीं देते, तो फिर पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस होने लग जाता है। पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस मतलब जो पैनक्रियास है पूरी तरीके से बर्बाद होने लग जाएगा और पोटेंशियली लीडिंग टू द ऑर्गन फेलियर। फिर आता है पैनक्रियाटिक एब्सेस, वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, और भी ज़्यादा वहाँ पे बैक्टीरियाज वहाँ पे आने लग जाएंगे, और भी ज़्यादा माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे, तो इन्फेक्शन बेसिकली बढ़ रहा है ना। फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, अगर एक जगह पे इन्फेक्शन अगर फैलेगा तो फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक भी फैल जाएगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द मोर्टेलिटी रेट। और साथ ही साथ ये भी होता है, तुम देखो कि जब पैनक्रियाट के जो इंजाइम्स होते हैं, वो जो लाइसोजाइम वाले इंजाइम होते हैं जो पैनक्रियास के अंदर, तो मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे तो फिर सारे ऑर्गन्स को वो उनके उसके जो सिक्रेशंस है वो डैमेज कर सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ऑफ कोर्स जो पहला जो ट्रीटमेंट होगा उसमें तो इंट्रावेनस फ्लूइड ही देना है, क्योंकि जो पेशेंट होता है ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला जाता है, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए हमें आईवी फ्लूइड्स तो देने ही पड़ते हैं सबसे पहले। कभी भी अपेंडिसाइटिस हो या फिर अपना पैनक्रेटाइटिस हो, मोस्ट प्रॉब्ली आईवी फ्लूइड से स्टार्ट कर देना चाहिए पेशेंट को। फिर आता है पेन के मेडिकेशंस। पेन के मेडिकेशंस तो मालूम नहीं होगा, वो जो भी पेन किलर्स हो सकते हैं वो तुम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन सीवियर केसेस, इंट्रावेनस न्यूट्रिशन may be provided to ensure the adequate nutrient intake while the pancreas heal। फाइनली एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर पैनक्रियास डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करने लगे हैं, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। इमीपेनम सिलास्टैटिन का आजकल बहुत ही मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है एंटीबायोटिक। इमीपेनम और सिलास्टैटिन का कॉम्बिनेशन देता है। ये सर्जरी सर्जरी फाइनली जब अगर कुछ भी नहीं, कुछ भी करने से ठीक नहीं हो पा रहा,
तो पैनक्रियाटिक टिश्यूज जो भी मर चुके हैं उनको उनका हटा देना पड़ता है। जो डेड पैनक्रियाटिक टिश्यूज को का जो सर्जरी होगा उसको कहेंगे नेक्रोस्टेक्टोमी, और ड्रेन कर देंगे एब्सेस को। फाइनली यहाँ पे हमारा ये वाला चीज़ खत्म हो जाता है। प्रोग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ये वाला चीज़ एक बार देख लो। कुछ मैं थोड़ा सा मेडिसिन और सर्जरी के डोमेन में जा रहा हूँ क्योंकि ये अब कोई क्लियर मार्जिन है नहीं। इस पेपर के बाद अगर तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन या फिर सर्जरी या फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कोई क्लियर डिमार्केशन है नहीं। एनाटमी वालों को ही देख लो, वो तुम्हारा पूरा ऑर्थो किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा सर्जरी वाला क्वेश्चन फाइनल ईयर का पूछ रहा है। प्रोग्नोसिस ऑफ द acute pancreatitis विद प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब फुल रिकवरी करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 50-50% चांसेस ही रहते हैं। हाउएवर द प्रोग्नोसिस कैन बी वर्स इन द इंडिविजुअल्स विद द कॉम्प्लिकेशन विद द और द अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। प्रिवेंशन फ्रॉम द acute pancreatitis, अगर हमें acute pancreatitis नहीं चाहिए तो हमें अल्कोहल का जो कंजम्पशन है मॉडरेट रखना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि एकदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल का अगर तुम मॉडरेट कंजम्पशन, तुम कहाँ कहाँ से डिसाइड करो कि व्हाट इज मॉडरेट एंड व्हाट इज इंक्रीज या फिर व्हाट इज एक्सैजरेटेड, ठीक है। तो मॉडरेट अल्कोहल तो यार ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है। मेरे लिए जो मॉडरेट है तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो दैट इज द थिंग। फिर फाइनली मेंटेनिंग द हेल्दी डाइट, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। हेल्दी डाइट एंड लो इन फैट, लो इन फैट, ताकि मतलब माइलेज को ज़्यादा रिलीज ना होना पड़े और पैनक्रियास को ज़्यादा काम ना करना पड़े। रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स कैन हेल्प टू रिड्यूस पैनक्रियाटाइटिस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन लिम्फ का है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुम्हें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू।